एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है जो भी हमारे भाई टेक्नीशियन भाई हैं जो सीपीयू का काम करते होंगे, शायद उनको बिगिनर हो चाहे आप पहले काम कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो टेक्नीशियन की केवल बोर्ड फूल जाता है, आईसी फूल जाता है, फिर सीपीयू आता है। हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो 5G और इसमें जो प्रॉब्लम है वो कॉमन सी ही है। ज़्यादातर फ़ोनों में आ रही है ये प्रॉब्लम, मोटो के फ़ोन हो गए जैसे और टेक्नो में भी काफ़ी देखने को मिल रही है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसकी जो ग्राफ़िक होते हैं वो थोड़ा-सा फ्लिकरिंग करते हैं या फिर झिलमिला जाते हैं और कभी-कभी वाइट हो जाता है फिर या फिर हैंग लोगों पे ही रुक जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। ये कॉमन इश्यू चल रहे हैं आजकल फ़ोन में और ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सभी सीपीयू से ही आते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीपीयू को ही हमें इसमें रिवॉल्व करना है। तो आपको इसमें पूरा कंप्लीट सीपीयू का प्रोसेस बताया जाएगा, शुरू से लेके आखिरी तक और इसमें डुअल डेकर सीपीयू आता है, मीडियाटेक का सीपीयू है। तो मैं इसमें सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ, शुरू से आखिरी तक कैसे इसको निकालना है, कैसे लगाना है और कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, कितना एयर रखना चाहिए, आयरन का कितना टेम्परेचर होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो आईसी होती है ना, हम उसको निकालने और लगाने में टेम्परेचर से ही ज़्यादातर ख़राब कर लेते हैं और बहुत शिकायत होती है टेक्नीशियन की कि वो बोर्ड फूल जाता है, आईसी फूल जाती है। तो मैं आपको इसमें कंप्लीट बताने वाला हूँ, सेफ़ वे, बिल्कुल सेफ़ वे, कितना टेम्परेचर सेफ़ होना चाहिए, कितना करें, कितना टाइम होना चाहिए, उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, स्किप करके ना देखें, आप प्रोसेस जो है मिस ना करें। आप कंप्लीट देखोगे तो ही आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना और कोई भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं आगे एक वीडियो और बनाने वाला हूँ रिवॉल्विंग के ऊपर, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा रिवॉल्विंग के लिए। सीपीयू रिवॉल्व करने में या फिर किसी आईसी को पावर को रिवॉल्व करने में, मैं आपको कंप्लीट ऐसी वीडियो बना के देने वाला हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और देखो, आप जब भी कोई आईसी रिवॉल्व करते हो तो उसमें कोई टूल या कुछ भी ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपकी हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें प्योर हैंड स्किल बताऊँगा मैं आपको और ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे जितने भी बड़े-बड़े टेक्नीशियन हैं वो कैसे इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो वीडियो देखना, पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो आगे जो भी वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, वो आप पहले से देख पाएँ। तो हम इसको अब देखो, जो सीपीयू के ऊपर जो थर्मल पेस्ट लगा हुआ होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, जब हम सीपीयू पर काम करते हैं ना, तो ये थोड़ा गंदगी फैला देता है और अच्छे से क्लीनिंग प्रोसेस में दिक्कत आती है और दूसरा हमारा सीपीयू अच्छे से हीट नहीं होता है। तो इसका अच्छे से क्लीन कर लें, तभी इस पर हीट वगैरह अप्लाई कर लें और देखो इसके पास जो यूएफएस लगी हुई है, हम उसको भी कवर कर देते हैं, ताकि हमारी जो हीट है उस पर ना लगे। ये ज़रूर करना है आपको। वैसे तो आप बिना इसको कवर करे भी कर सकते हो काम, फिर भी आप थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। अगर इस पर हीट लग जाती है या थोड़ा बहुत ड्राई हो जाती है तो फिर आपको इसको भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। तो अब हम सीपीयू की तरफ चलते हैं। सीपीयू को हम नहीं करेंगे हीट, पहले हम पूरे कंप्लीट बोर्ड को हीट करेंगे। मिनिमम 1 मिनट करना है और मैक्सिमम 1.5 मिनट करना है। आप इसको प्रीहीट करने के लिए हीट और एयर मैं आपको बता देता हूँ। हीट रखना है 230 और एयर आपको रखना है 80। अगर आप क्विक यूज़ कर रहे हो, क्विक 2008 यूज़ कर रहे हो, तो आप 100 रख सकते हो एयर और टेम्परेचर सेम ही रखना है 230। और आप 861 यूज़ कर रहे हो, तो आप इसमें टेम्परेचर रख सकते हो 230 और एयर रख सकते हो 80। तो इसको बोर्ड को जब प्रीहीट करने के बाद फिर हम इसको टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। टेम्परेचर रखना है रैम निकालने के लिए 330 से 340 और इसको जब हम हीट करते हैं बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर पूरी रैम को हीट करना है, साइड से, बीच में नहीं करना है या फिर एक जगह स्टेबल नहीं करनी है आपको एसएमडी को। यहाँ पर मैं जो एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ 861 यूज़ कर रहा हूँ और आपको जो एसएमडी का जो नोज़ल है वो बड़ा वाला यूज़ करना है जो सीपीयू के लिए आता है 8 एमएम का। 8 एमएम का रख सकते हो, 12 एमएम का भी रख सकते हो, 8 एमएम ठीक है। और आपको कॉर्नर टू कॉर्नर मतलब सीपीयू रैम के चारों कॉर्नर पे हीट लगनी चाहिए और आप कम से कम इसके 15 से 20 राउंड चारों कॉर्नर पे जब घुमा लें, तो स्क्रैपर हल्के से एंटर करना है। अगर स्क्रैपर आपका स्मूथली एंटर हो रहा है, तो ही आप स्लाइड करेंगे, साइड में आपको फिर स्लाइड करना है, जैसे कट करते हैं। और
जब आप स्क्रैपर अच्छे से स्मूथली स्लाइड हो तो आप जो एसएमडी का जो नोज़ल है वो पीछे की तरफ ले जाएँ और आप जो रैम को पुल कर दें। आराम से निकल जाएगी। अब मैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसको शिफ्ट कर दूँगा 350 पर, और 350 के बाद अब मैं इसको ज़्यादा हीट या ज़्यादा राउंड नहीं घुमाऊँगा इस पर, 8-10 बार ही इसको राउंड अप करूँगा और फिर मैं इसके स्क्रैपर को इसके अंदर इंसर्ट करूँगा। और एक जब आप स्क्रैपर इंसर्ट करो, हल्का-सा होल्ड करना है और बाकी फिर आपको पीछे की तरफ ले जाना है एसएमडी को और पुल कर देना है। बिल्कुल प्यार से आराम से निकल जाती है, कोई ज़्यादा उसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको। ये देखिए हमारा सीपीयू बिल्कुल प्रॉपर निकल चुका है। कोई भी ट्रैक मिस नहीं हुआ है और जो इसका ब्लैक पेस्टेड है सारा आईसी के ऊपर ही रह गया है, बोर्ड पर बिल्कुल भी ब्लैक पेस्टेड नहीं है। देखिए रैम भी हमारा अच्छे से निकली है। तो ऐसे ही काम करना है आपको, बिल्कुल भी प्रेशर में आके काम नहीं करना है, बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके काम करना है। और आप अब देखो यहाँ पर ये बोर्ड अभी हीट है, गर्म है, तो हम यहीं पर ही पेस्ट लगा लेंगे और उस पर जो ये सोल्डर बॉल्स हैं इसको हम आयरन से उठा लेंगे। क्योंकि देखो जब इस पर ये सोल्डर बॉल्स होती हैं तो हम इस पर लो मेल्ट करते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो पहले जो एक्स्ट्रा बॉल्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, उठा लेते हैं। आयरन को रगड़ना नहीं है, सिर्फ छूना ही है और बॉल सारी आयरन पे आ जाएँगी। और यहाँ पर अगर हम प्रेशर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बोर्ड को स्क्रैच या फिर पेंट छूटने का थोड़ा खतरा होता है। उसके बाद हम इसको लो मेल्ट करेंगे। लो मेल्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा जो कंपनी का जो पीपीडी होता है वो 217 डिग्री टेम्परेचर का होता है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे 138 डिग्री की पीपीडी लगाकर और आयरन से इसको हम चारों तरफ घुमाएँगे, जिससे जो भी हमारी जो बॉल्स होंगी हाई टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएँगी। लो मेल्ट करने के बाद हमें फिर अगला प्रोसेस इसको जितनी भी हमारी ये बॉल्स हैं इनको फ्लैट करना है, डीसोल्डरिंग वायर से इसको बिल्कुल क्लीन करके एकदम 0-0 पैड्स कर देना है, ताकि हमारी जो सीपीयू है अच्छे से बैठ सके। और इसका जो 138 जो हम पीपीडी लो मेल्ट करते हैं, इससे एक बेनिफिट और होता है, जो हमारी जो बॉल्स कार्बनिश होती हैं वो थोड़ी-सी लो मेल्ट में जाके क्लीन होने का जो भी प्रोसेस होता है वो अच्छे से हो जाता है। तो देखो यहाँ पर एक कैप जो सीपीयू के अंदर जो कैप लगे होते हैं, इनको आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये वही कैप है जो अभी यहाँ पर चिपका हुआ था, मैंने हटा दिया है। एक बार मैं इसको डीसोल्डरिंग वायर से क्लीन कर लेता हूँ। जितने भी जो पैड हैं हमारे बोर्ड के, इसको फ्लैट करना है हमें, 0-0 करना है बिल्कुल। तो देखिए जब भी आप इसको डीसोल्डरिंग वायर को इस पर चलाएँ आयरन के साथ, ध्यान रखना है कि आप अप एंड डाउन ही चलाएँ, लेफ्ट राइट या मतलब ऐसे नहीं करना है, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी डाउन, ऐसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अप एंड डाउन ही करना है। और इसमें जो बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, इसका पेंट छूटने का ज़्यादा खतरा होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हम डीसोल्डरिंग वायर जब भी घुमाएँ, तो अप एंड डाउन ही घुमाएँ और पेस्ट ज़्यादा लगाएँ, जिससे हमारा जो प बोर्ड है, उस पर स्क्रैच ना लगे। तो देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है और आप आयरन का टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने इसको 138 पर उसको कन्वर्ट कर दिया है पीपीडी से। देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है बोर्ड। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, जो भी हमारे भाई टेक्नीशियन भाई हैं जो सीपीयू का काम करते होंगे, शायद उनको पता होगा कि जब हम सीपीयू को निकालते हैं या फिर लगाते हैं या क्लीन करते हैं, तो ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, उसको क्लीन करने के बाद हम जब थिनर से इसको साफ़ करते हैं, उसको बोर्ड को ऐसे ही रख देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ट्रिक यही है कि लास्ट टाइम एक बार टचअप और करना है, फ्लक्स पेस्ट लगाना है और हो सके तो फ्लक्स पेस्ट रोज़िन वाला हो, जिसमें रोज़िन मिक्स आता है। तो आप इसको क्या करेंगे, अब जब इस पर हम लास्ट टचअप देंगे एक बार और फिर से, तो आपको इसको क्लीन नहीं करना है, ऐसे ही रख देना है। इससे क्या होगा, होता क्या है, जब हम इसको बोर्ड को ऐसे ही एयर लगने के लिए छोड़ देते हैं, तो रखे-रखे बोर्ड के जो जितने भी पैड्स होते हैं वो बॉल्स काली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसका जो नुकसान होता है ये होता है कि जब हम सीपीयू बैठाते हैं तो हमारी बॉल कुछ बैठती हैं, कुछ रह जाती हैं, सोल्ड नहीं हो पाती हैं और फिर दिक्कत आती है। या तो अगर फ़ोन ऑन हो गया तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, रिटर्न आ जाएगा जल्दी। और या फिर ऑन ही नहीं होगा सीपीयू लगाने के बाद भी। शिकायत होती है कि भाई सीपीयू लगाया, फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो ज़्यादातर यही कारण होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको वैसे ही नहीं रखना है बोर्ड को, चाहे आप सीपीयू को भी आप रिवॉल्व कर रहे हो, तो भी आपको ये काम नहीं करना है। फ्लक्स लगाया तो फिर आप जैसे अब मैं इसको सीपीयू को अपर लेयर को मैं देखो क्लीन कर रहा हूँ, इसको भी मैं ऐसे ही नहीं रखूँगा, इस पर भी फ्लक्स लगा कर ही रखूँगा, फ्लक्स पेस्ट लगा कर ही रखूँगा।
तो आपको जब भी बोर्ड पर काम कर रहे हो, आईसी पर काम कर रहे हो, उस पर फ्लक्स पेस्ट लगाकर ही छोड़ के रख दें, क्लीन नहीं करना है थिनर से। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ का, और आपको पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या होता है जब आप इस पर काम करोगे। तो चलिए देखो, हमने इसका सीपीयू का ऊपर जो पार्ट होता है जहाँ पर हम रैम इंस्टॉल करते हैं वो क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसको भी लो मेल्ट किया है 138 पीपीडी से। 138 डिग्री की जो पीपीडी आती है, आप पीपीडी कोई भी ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी की हो, बस यही है। तो और मैं जब भी आईसी के ऊपर आयरन चलाते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कितना टेम्परेचर रखना है। आपको आयरन का टेम्परेचर रखना है 250 या 260, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है। हमारी आईसी ज़्यादातर आयरन से ही ख़राब होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब देखो, ये जो बैक साइड है इसका, नीचे वाला पार्ट है सीपीयू का, इसको हम पहले ऐसे ही दोबारा से लो मेल्ट करेंगे, और इस पर जो है ब्लैक पेस्टेड लगा हुआ है, इसको भी हम क्लीन करेंगे। आयरन सिर्फ़ इस पे घुमाना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, जिससे स्क्रैच नहीं लगे सीपीयू को, और लो मेल्ट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो, सीपीयू के ऊपर जो ये कैप लगे हुए होते हैं, सॉरी, अंदर लगे हुए होते हैं, इनको आपको चाहो तो आप लगे रहने दे सकते हो, चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब मैं देखो, इस पर जो भी ये ब्लैक पेस्टेड है, मैं इसको हटा रहा हूँ एसएमडी से। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेफ़ वे यूज़ किया है। इसमें आप अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा भी ले लेंगे तो सीपीयू हमारा कोई भी आईसी ख़राब नहीं होगी। मैं बताता हूँ, टेम्परेचर है यहाँ पर 230, और एयर है फुल, या एयर 100 रख सकते हो, और बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएगा। बहुत ही सेफ़ टेम्परेचर है ये। 99% आपकी जो आईसी है ख़राब नहीं होगी इस टेम्परेचर से। आप टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए। बस वो हमारी जो आईसी है उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, स्क्रैच नहीं होना चाहिए, और प्रेशर नहीं करना है, बिल्कुल लाइटली हाथ रखना है, जिससे आईसी में कोई डैमेज या कोई डेंट वग़ैरह नहीं आए। और इसको, ब्लैक पेस्टेड को साफ़ करने के बाद हम फिर दोबारा से इस पर एक फ्लक्स लगाकर, और इसको हम डीसोल्डरिंग वायर से साफ़ कर देंगे, और आसानी से साफ़ हो जाता है। कोई ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है। देखो, मैं फिर इस पर पीपीपी लगा रहा हूँ एक बार और, जो बॉल रह गई हैं हमारी लो मेल्ट से, उसको दोबारा से कवर अप कर देंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जब भी आप एसएमडी जब आईसी के ऊपर अप्लाई करते हो, तो आपको कंटिन्यूअसली एक जगह पर रोके नहीं रखना है, आपको घुमाते ही रहना है। अगर आप एक जगह रख भी कर भी रहे हो, तो आप कुछ-कुछ सेकंड के लिए हटाते रहें, और आप अपना काम करते रहें। आप फिर चाहे लॉन्ग टाइम, मतलब टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम देखो सीपीयू को क्लीन कर रहे हैं, और सीपीयू हमारा लगभग क्लीन हो ही गया है। तो इसी तरीके से काम करना है आपको, ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सीपीयू हमारा क्लीन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर इसको थिनर से साफ़ कर लेता हूँ, क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। और क्लीन करने से ये पता चल जाता है कि हमारा जो सीपीयू है, कहीं पर कोई ब्लैक पेस्ट रह तो नहीं गया है, या फिर अच्छे से बॉल जो है वो फ्लैट हुई है या नहीं हुई है। अगर थोड़ा बहुत अगर ब्लैक पेस्ट रह भी गया है, तो हम इसको ट्विज़र से क्लीन कर लेते हैं। आप स्क्रैपर से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो देखो, सीपीयू लगभग क्लीन हो गया है, तो हम इसको एक बार और लास्ट टचअप देने के लिए डीसोल्डरिंग वायर घुमाएँगे, और घुमाने के बाद फिर से वही चीज़ कि आपको इसको थिनर से साफ़ नहीं करना है, आपको इस सीपीयू को ऐसे ही रख देना है। आप इसको अगर थिनर से लगाओगे तो फिर वही चीज़ होगी, जो मैं अभी वीडियो में बता रहा था आपको। तो अब देखो, ये जो बैक अपर वाला साइड है, इसका थोड़ा-सा पीपीडी वगैरह से इसमें बॉल चिपक गई थी, इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने इसको सीपीयू को ऐसे ही रख दिया, अब रैम को कर लेते हैं क्लीन, वही प्रोसेस है सेम। इस पर हम पेस्ट लगाएँगे, पेस्ट आपको ज़्यादा ही लेना है, और लो मेल्ट करने के लिए पीपीडी लगा देते हैं इस पर, और जितनी भी बॉल्स हैं उनको हम लो मेल्ट कर देते हैं आयरन की मदद से। लो मेल्ट होने के बाद जब हम इसको मशीन से, जो भी ये ब्लैक पेस्टेड होता है, इसको रिमूव करने में थोड़ी आसानी होती है। आसानी इसलिए कि जो ट्रैक होते हैं हमारे, प्रिंट वगैरह उखड़ने के चांस कम हो जाते हैं। आईसी पर जब भी आप काम करो, बस थोड़ा यही ध्यान रखना है कि हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है, एसएमडी के टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना है, आयरन के टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करोगे तो आईसी के ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको जितना भी कुछ बताया है वो सेफ़ तरीका है, और बिल्कुल आराम से ही सब कुछ किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि भई मैं बहुत जल्दबाज़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे-धीरे ही किया है। और मैंने कुछ जगह पे फ़ास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो आपको
जब भी आप इस पर काम करें, तो जो मैंने टेम्परेचर बताए हैं, उनसे ही आपको अप्लाई करके, ध्यान करके ये चीज़ करनी है। और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सीपीयू भी ख़राब नहीं होगा, ना ही आपकी रैम ख़राब होगी। और रैम पर भी मैं देखो जो भी आयरन का टेम्परेचर है वही है हमारा, 250 या 260 ही अप्लाई करना है। बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम इस पर आयरन नहीं लगाना है। भले ही असेंबली थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आयरन आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है किसी भी आईसी पर। तो जो थोड़ा बहुत ब्लैक पेस्ट रह गया था वो हमारा आयरन से साफ़ हो जाता है। जब हम डिसोल्डरिंग वायर घुमाते हैं, वो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। ये हमारी रैम भी लगभग क्लीन हो चुकी है। और जो थोड़ा बहुत ब्लैक पेस्टेड बचा हुआ था, ये हमारा डिसोल्डरिंग वायर से क्लीन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं और जिनको प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और या कोई हमारे फ्रेशर भाई भी हैं, वो भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैंने सीपीयू को रख लिया है, और मैं इसको, अब देखो पेस्ट लगा हुआ छोड़ दिया था मैंने इसको, अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर मेटल वुड्स यूज़ कर रहा हूँ। मेटल वुड्स इसलिए, जो थोड़ा बहुत अगर कोई बॉल रह गई होगी या फिर कोई कार्बन होगा, वो भी इससे साफ़ हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप मेटल वुड्स का यूज़ करें, सूखा यूज़ ना करें, थिनर में डुबो के अच्छे से ही यूज़ करें, उससे स्क्रैच नहीं लगते हैं। बहुत बढ़िया क्लीन होता है इससे, आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखो मैं इस पर फ्लक्स पेस्ट अभी भी लगा के छोड़ दूँगा पीछे की साइड, और मैं इसको फ्रंट से इसको रिवॉल्व करूँगा पहले। सीपीयू को रिवॉल्व करने से पहले आपको सीपीयू को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। और यहाँ पर मैं पीपीडी 183 यूज़ कर रहा हूँ। देखो पीपीडी को जब भी आप यूज़ करो, उसको पहले ड्राई कर लो, और इतनी ही पीपीडी निकालो जितनी आप यूज़ कर सको। बाकी पुरानी पीपीडी यूज़ नहीं करनी है आपको, फ्रेश ही निकालनी है। और इसका जो जितना भी फ्लक्स है, उसको आपको किसी कॉटन या कपड़े की मदद से बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ड्राई करने से बेनिफिट ये होता है, जो आपकी जो प्रॉब्लम आती है बॉल्स बाहर आने की, या पीपीडी से बॉल नहीं बनती है अच्छे से, तो वही कारण होता है। तो आप इसको अच्छे से क्लीन कर लें, बढ़िया तरीके से ड्राई कर लें। और जब भी आप स्टेंसिल पर पीपीडी अप्लाई करते हो, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे मैंने इसको देखो स्क्रैपर को इस पर अप्लाई किया है पीपीडी को, बिल्कुल सेम ही हाथ रखना है, मतलब कि जेंटल हाथ रखना है, मीडियम। और पीपीडी को अच्छे से फिल करना है। बस ये ध्यान रखना है आपको। कम या ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल इक्वल लगाना है, जिससे हमारी बॉल का साइज़ है बिल्कुल प्रॉपर एक जैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको फिल कर लिया है, और मैं इसको रिवॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एसएमडी का जो टेम्परेचर है, मैं 300 रखता हूँ, आप उसको कम भी रख सकते हो। और एयर 30, और टेम्परेचर 300 पे मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ। और रिवॉल्व करने से पहले जब एसएमडी को स्टेंसिल पर लेके आओ, तो पहले इसको राउंड अप करना है, पूरी स्टेंसिल को प्रीहीट कराना है एक तरीके से अच्छे से। और कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है असेंबली को, एक कॉर्नर से लेके आना है, चाहे आप ऊपर से करो स्टार्ट, चाहे नीचे से करो, पर करना है एक कॉर्नर से ही, बीच से स्टार्ट नहीं करना है, स्टेंसिल फूटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो सीपीयू रिवॉल्व हो गया हमारा, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। अब यहीं पर ही मैं फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करके इसको लास्ट टचअप दूँगा। और जो हमारी बॉल रह गई होंगी या फिर सोल्ड नहीं हुई हैं अच्छी तरीके से सीपीयू पर, वो बैठ जाएँगी, और बढ़िया तरीके से सोल्ड हो जाएँगी। तो हमारी जो बॉल्स हैं अच्छे से बैठ गई हैं। अब हम इसको सीपीयू को क्लीन नहीं करेंगे, थिनर से साफ़ नहीं करेंगे। ऐसे ही हम इसको साइड कर देंगे। जब हम इसको सीपीयू को बैठाएँगे बोर्ड के अंदर, तभी हम इसको क्लीन करेंगे। और ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, फिर आप बोर्ड पर फ्लक्स अप्लाई ना करें। ये जो फ्लक्स लगा हुआ है, इससे ही काम हो जाएगा आपका। तो देखो बॉल बिल्कुल इक्वल बनी है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की बनी है। तो ऐसे ही आपको रिवॉल्विंग करनी है सीपीयू की। आपका भी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट सीपीयू रिवॉल्व होगा। तो अब यहीं पर ही मैं इसको रैम को भी रिवॉल्व कर लेता हूँ। देखो मैंने रैम भी क्लीन नहीं की थी, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। अब मैं अभी इसको क्लीन करूँगा रिवॉल्व करने के टाइम ही। एक बार इसको वो मेटल वॉश से क्लीन कर लेते हैं। कोई अगर कोई बॉल्स काली वगैरह रह गई हैं, तो वो हमारी साफ़ हो जाएँगी। और थिनर से ही इसको क्लीन करना है, सूखा ब्रश यूज़ नहीं करना है इसमें। इससे स्क्रैच नहीं लगेंगे अगर आप गीला करके इसको अप्लाई करोगे तो।
तो देखिए रैम की एक-एक बॉल हमारी बिल्कुल शाइनी हो गई हैं और कपड़े की मदद से, क्लॉथ की मदद से इसको साफ़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा ब्लैक पेस्ट रह गया था, मैं इसको भी 11 नंबर ब्लेड से क्लीन कर देता हूँ। अगर आप 11 नंबर ब्लेड यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा नया ब्लेड यूज़ करें, इससे थोड़ा स्क्रैच नहीं लगते हैं और इसको बिल्कुल सीधा ही यूज़ करें। बस हाथ को थोड़ा लाइट रखना है, प्रेशर नहीं करना है। तो वही जो हमारा मेथड है वही रैम पर भी अप्लाई है। बिल्कुल जेंटल हाथ रखना है, इक्वल हाथ रखना है, कम या ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। रिबॉलिंग का यही एक ट्रिक होती है जिसको हमें अप्लाई करना होता है। आपने जो भी प्रोसेस देखा है उसमें आपको पूरा सेफ वे बताया गया है कि आईसी को निकालते वक़्त कितना टेम्परेचर रखना है हमें और लगाने का भी मैं अभी जब इसको लगाएँगे तो वो भी बताऊँगा मैं आपको। रिबॉलिंग पर कितना टेम्परेचर रखना है, पीपीडी फिल करते वक़्त कितना प्रेशर लगाना है, बिल्कुल आपको जेंटल प्रेशर रखना है और जब भी आप एसएमडी को इस पर रैम या सीपीयू को रिवॉल्व करते वक़्त जब अप्लाई करो, पहले उसको प्रीहीट अच्छे से कर लेना और आपको महसूस हो जाएगा कि हमारी बॉल एक आध मेल्ट होनी स्टार्ट होगी, तो कॉर्नर से स्टार्ट करना है आपको और ऐसे ही घुमाते हुए ले जाना है और प्रॉपर आपको रिवॉल्व कर देना है और रिवॉल्व करने के बाद आपको फिर इस पर यहीं पर ही एक लास्ट टचअप देने के लिए आपको फ्लक्स लगा देना है और जितनी भी हमारी बॉल्स हैं दोबारा से अच्छे से अपनी शेप में चली जाएँगी और नीचे अगर कोई बॉल रह गई है तो वो भी हमारी बैठ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, छोटी-छोटी ट्रिक और स्टेप्स हैं, इनको आप ध्यान रखोगे, अप्लाई करोगे तो आपका काम 100% डन होगा। और जो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी आईसी या फिर क्लीन करते हुए, रिवॉल्व करते हुए उसको तुरंत फ थिनर से साफ़ ना करें, उसको ऐसे ही रहने दें। इससे क्या होता है हमारी जो बॉल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइज़ नहीं होती हैं क्योंकि जब भी ये एयर की कॉन्टैक्ट में जाता है, तो ये जो बॉल्स होती हैं हमारी ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती हैं और फिर हम जब इसको बैठाते हैं तो हमारा काम अनसक्सेसफुल रहता है और उसका जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें वो ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ आपको ये अप्लाई करना है आपको और फिर मुझे बताना, कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको इस चीज़ से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करना। तो देखो अब मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। देखो बोर्ड को भी मैंने उस टाइम क्लीन नहीं किया था, पेस्ट लगा हुआ है। तो मैं अभी इसको क्लीन कर रहा हूँ यहीं पर। तो यहीं पर क्लीन करने के बाद मैं इस पर फ्लक्स लगाकर अपने सीपीयू को बैठा दूँगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। देखिए हमारे जितने भी हमारे टैग्स हैं, बोल्ट्स हैं बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ पर थोड़ा-सा ब्लैक पेस्ट रह गया था, मैं इसको भी क्लीन कर देता हूँ। देखो आप जब भी कोई भी सीपीयू लगाने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार 11 नंबर ब्लेड ज़रूर घुमा देना। अगर फिर भी कोई बॉल रह गई है तो वो साफ़ हो जाएगी या फिर हमारा कोई भी ट्रैक है वो काला पड़ गया है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी जैसे अगर कोई ब्लू भी रह गया है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो सब साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 1-2 मिनट लगते हैं जल्दी से आप इसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हो। तो देखो हमारा सीपीयू का जो सरफेस है बोर्ड का सरफेस है हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पर फ्लेक्स लगा के इसको सीपीयू को अपने बैठा सकते हैं। देखो ये यहाँ पर एक बॉल थोड़ा-सा पेंट लग रहा था कि छूट गया है तो मैं यहाँ पर यूवी मास्किंग कर देता हूँ। वैसे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर भी अगर हमें दिख रहा है तो हम कर देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा ये जो सरफेस रेडी हो गया है बोर्ड का, अब मैं इस पे फ्लक्स लगा देता हूँ, फ्लक्स को फैला देते हैं और सीपीयू को बैठाते हैं। सीपीयू निकालने से पहले आपको डायरेक्शन याद रखनी होती है और जब हम बैठाते हैं तो उसी डायरेक्शन में बैठाना होता है सीपीयू को। तो निकालने से पहले आप कोशिश ये करें डायरेक्शन का को मार्क कर दें। इसकी जो ये शील्ड होती है आप यहाँ पर भी किसी ब्लेड की मदद से मार्क कर सकते हैं ध्यान रखने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठाएँगे तो आपका फ़ोन ऑन तो होगा ही नहीं बाकी सीपीयू शॉर्ट होने का भी चांस बढ़ जाता है उसमें। क्योंकि जितनी भी हमारी लाइन्स होती हैं वो अपनी जगह पे ना लग के किसी अलग लाइन पर टच हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जब सीपीयू बैठा रहे हैं तो मैं इस पर टेम्परेचर 350 अप्लाई कर रहा हूँ, एयर वही है हमारी 80 और हल्का-सा हैंड मूवमेंट करना है, थोड़ा-सा ही हल्का-सा ही शेक करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ही करना है कि हमारा सीपीयू बैठा है या नहीं बैठा है। और इसको अगर आपको ये जानना है कि सीपीयू बैठा है, नहीं बैठा है, जो भी फ्लक्स होता है हमारा थोड़ा बहुत बाहर आने लगता है।
अगर आईसी के नीचे फ्लक्स कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो, फ्लक्स और लगा सकते हो। बिठाने के बाद थोड़ा-सा लगा के फिर हैंड मूवमेंट करा सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो सीपीयू का ऊपर का जो सरफेस है जहाँ पर हमारी रैम इंस्टॉल होगी वहाँ पर मैंने पेस्ट लगा दिया है, अच्छे से फैला भी दिया है। तो वही सेम ही टेम्परेचर पर मैं इसको लगा रहा हूँ। इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कम समय में लग जाएगी, दूसरा अच्छे से बैठ जाएगी। कोई बॉल अगर नहीं बैठी तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा रैम के बिना। तो वही है हमारा प्रोसेस। पहले इसको प्रीहीट कर लेते हैं हल्का-सा बोर्ड को और फिर तुरंत हम इसको अप्लाई कर देते हैं आईसी के ऊपर और हमारी आईसी अच्छे से बैठ जाती है फिर। ये देखिए, फ्लक्स बाहर आना स्टार्ट हो जाता है आईसी से, तो ही आपको हैंड मूवमेंट करानी है, बस हल्का-सा टचअप ही करना है, बस हो गया हमारा काम। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा वो नहीं करना है कि भई मैं इसको इधर से हिलाऊँ या उधर से हिलाऊँ तो फिर उससे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। हमारे जो सीपीयू के नीचे या रैम के नीचे जो बॉल होती हैं वो आपस में इधर-उधर मिल जाती हैं, जिससे और हमारा काम बढ़ जाता है। तो काम करने के बाद इसको बोर्ड को कूल कर लेते हैं फ़ैन की मदद से और गर्म बोर्ड को आप बैटरी या फिर फ़ोन के अंदर फिट करके चेक ना करें। मैंने यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगाया है, बोर्ड को थोड़ा-सा ये रहेगा कि हमारा जब सीपीयू वर्किंग में आएगा तो एकदम हीट पकड़ता है, उस टाइम ही दिक्कत आनी स्टार्ट होती है हमारे फ़ोन के अंदर। तो ये थर्मल जो पेस्ट है मैं ज़रूर लगाता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा सीपीयू की लाइफ़ बढ़ जाती है और हमारा जो फ़ोन है वो ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो फ़ोन को फिट कर लेते हैं और चेक करते हैं। मैंने अभी चेक नहीं किया है, इसके कैमरे वगैरह भी लगा ही लेते हैं अभी, तो पैक करके ही इसको चेक करेंगे। हमारा काम 100% डन ही होगा क्योंकि जो भी प्रोसेस मैंने बताया है उसमें गुंजाइश ही नहीं है कि आपका फ़ोन डन ना हो। अगर फ़ोन ऑन नहीं हो तो और कोई रीज़न से कोई प्रॉब्लम हो फ़ोन के अंदर तो वो अलग बात है। बाकी जो सीपीयू प्रोसेस मैंने बताया है, अगर इस प्रोसेस से आप करते हो तो सीपीयू पर थोड़ा-सा भी डाउट ये नहीं रहेगा कि हमारी रिकॉर्डिंग में कोई कमी रह गई है, तो आप इसी तरीके से काम करें। सीपीयू अनसक्सेसफुल नहीं रहेगा आपका। तो फ़ोन भी हमारा लगभग पैक ही हो गया है। तो अब इसको करते हैं एक बार चेक, ऑन करके चेक करेंगे। जो हमारी प्रॉब्लम थी, हम ऑन कर रहे थे, डिस्प्ले में जो फ्लिकरिंग आ रही थी या फिर लाइन वगैरह झिलमिल आ रही थी, वो ख़त्म हुई या नहीं हुई है, या फिर हमारा फ़ोन रुक रहा था, वो प्रॉपर ऑन होता है, नहीं होता है। देखो, अभी फ़ोन ऑन हो गया है, इस पर कोई भी फ्लिकरिंग का कोई भी निशान नहीं है, देखो सेकंड लोगो भी आ गया है और फ़ोन चालू भी हो गया है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अब इसको एक बार टच को चेक करते हैं, देखो हमारी जो टच है, वो भी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें क्वेश्चन है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखो कैमरा वगैरह भी प्रॉपर वर्किंग है। ये बैक का ये फ्रंट भी हमारा वर्किंग कर रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें प्यार दें। धन्यवाद।